हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन ज्यादातर सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी चाहत को हकीकत में बदल पाते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? उनमें ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं? बिल्कुल। आज हमारे हाथ एक लेख लगा है जो दावा करता है कि इसका जवाब सिर्फ ज्यादा मेहनत करो से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये लेख इच्छा यानी डिजायर और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन के एक ऐसे रिश्ते की बात करता है जिसे शायद हम सब गलत समझते आए हैं। तो आज का हमारा मिशन इस पहेली को सुलझाना है और ये समझना है कि क्या सच में अपनी दुनिया बदलने की चाबी इन दो शब्दों में छुपी है। चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। बिल्कुल। तो लेख की जो शुरुआत है ना, वो बहुत ही सीधी लेकिन असरदार बात से होती है। वो कहते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए एक सेहतमंद शरीर चाहिए या फिर ज्ञान हासिल करना है, तो सिर्फ चाहने से या सोचने से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब जिम जाना, सही खाना, किताबें पढ़ना। और इसी एक्शन को, हाँ, इसी निरंतर प्रयास को लेख में अनुशासन कहा गया है। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक एक बहुत खूबसूरत मतलब एक उपमा का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। जो इस पूरे विचार की नींव रखती है। अच्छा। वो कहते हैं कि हमारी जो चाहत है, जो इच्छा है, वो एक बीज की तरह है। बीज की तरह? हाँ, एक ऐसा बीज जिसमें एक विशाल पेड़ बनने की पूरी संभावना है। लेकिन अनुशासन वो पानी है जिसके बना वो बीज सिर्फ एक संभावना बनकर ही रह जाएगा, कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। ये दिलचस्प है। यानी बीज कितना भी बढ़िया हो, दुनिया के सबसे अच्छे पेड़ का हो, लेकिन अगर उसे पानी ना मिले तो मिट्टी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। सही, ठीक यही बात है। हमारी बड़ी बड़ी इच्छाएं, एक सफल उद्यमी बनना, एक महान कलाकार बनना, एक स्वस्थ जीवन जीना, ये सब बेहतरीन बीज है। लेकिन अनुशासन के पानी के बिना ये सूख जाते हैं, मर जाते हैं। लेखक का तर्क है कि दुनिया में सपने देखने वालों की कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कमी है उन लोगों की जो रोज उठकर अपने सपनों के बीज को अनुशासन का पानी देने को तैयार है। सफलता का फर्क यहीं से पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपनों की दुनिया और हकीकत की दुनिया के बीच जो एक पुल है, हाँ, वो पुल सिर्फ और सिर्फ अनुशासन है। लेकिन यहीं पर एक मुश्किल आती है। क्या? जब भी हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में नियम, पाबंदी, सुबह 5 बजे उठना, मतलब एक तरह की कैद या बंधन का ख्याल आता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हमें अपनी आजादी छोड़नी होगी। और यहीं पर, ठीक इसी पॉइंट पर, ये लेख एक बहुत ही चौंकाने वाला, एक विरोधाभासी मोड़ लेता है। वो क्या है? लेखक कहते हैं कि अनुशासन कैद नहीं बल्कि असली आजादी है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अटपटी है। अनुशासन का मतलब तो नियम और बंधन होता है। उसे आजादी कहना तो बिल्कुल उल्टा हट रहा है। लेखक इस विरोधाभास को कैसे सही ठहराता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही इस लेख का दिल है, उसका सार है। लेखक के अनुसार वो बाहरी आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर? बल्कि एक गहरी, एक आंतरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। ये आजादी है अपने ही आलस्य से, अपनी ही टालमटोल की आदत से, अपने ही मन के भटकाव से। अच्छा। ये आजादी है अपने ही डर और संदेहों से। सोच कर देखिए, हम में से कितने लोग वो काम करना चाहते हैं जो उनके लिए अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाते। हाँ। क्योंकि उनका मन उन पर हावी हो जाता है। अनुशासन हमें अपने ही मन का गुलाम बनने से बचाता है और हमें उसका मालिक बनाता है। यही असली आजादी है। जब लेखक आलस्य से आजादी की बात करते हैं तो मुझे अपना फोन और सोफा याद आ जाता है। वो मेरी सबसे बड़ी कैद है। बिल्कुल। तो ये अनुशासन असल में उन छोटी छोटी रोज की लड़ाइयों को जीतने के बारे में है, ताकि हम वो बड़ा काम कर सकें जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और इस बात को और गहराई से समझाने के लिए लेख में नदी का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने वो पढ़ा। वो उदाहरण तो मेरे दिमाग में जैसे अटक गया है। क्या आप उसे हमारे लिए थोड़ा और खोलकर समझा सकती हैं? जरूर। सोचिए, एक नदी जब तक अपने दो किनारों के बीच में बहती है तो उसमें एक जबरदस्त ताकत होती है। वो जमीन को उपजाऊ बनाती है, सभ्यताओं को जन्म देती है, टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करती है और आखिरकार अपनी मंजिल मतलब सागर तक पहुंच जाती है। सही। ये किनारे ही उसे दिशा और गहराई देते हैं। लेकिन अगर ये किनारे ना हो तो क्या होगा? तो वो नदी नहीं रहेगी, पानी चारों तरफ फैल जाएगा, एक दलदल या कीचड़ बन जाएगा। और उसकी सारी शक्ति बिखर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक यही होता है हमारी ऊर्जा के साथ।
अनुशासन वो किनारे हैं जो हमारी ऊर्जा को एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित करते हैं, उसे भटकने से रोकते हैं। हाँ। बिना अनुशासन के हमारी क्षमता, हमारी प्रतिभा, हमारा समय सब कुछ चारों तरफ बिखर कर बर्बाद हो जाता है। सही बात है। हम बहुत कुछ शुरू करते हैं पर कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। तो अनुशासन हमारी ऊर्जा को एक विनाशकारी बाढ़ बनने से रोककर उसे जीवन देने वाली नदी बनाता है। मुझे नदी वाला उदाहरण पसंद आया, लेकिन क्या इसकी एक दूसरी साइड भी हो सकती है? जैसे कि अगर किनारे बहुत ज्यादा सख्त हों, बहुत संकरे हों, तो क्या नदी अपनी प्राकृतिक धारा खो नहीं देगी? मेरा मतलब है, क्या बहुत ज्यादा अनुशासन हमारी रचनात्मकता या सहजता को खत्म नहीं कर सकता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और लेख इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं देता, लेकिन उसका सार यही है कि अनुशासन का मतलब रोबोट की तरह जीना नहीं है। तो फिर क्या है? अनुशासन का मतलब है मकसद के साथ जीना। किनारे नदी को कैद करने के लिए नहीं होते, बल्कि उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करने के लिए होते हैं। ठीक है। इसी तरह एक लेखक का अनुशासन रोज 1000 शब्द लिखने का हो सकता है, लेकिन उन 1000 शब्दों में क्या लिखना है, ये उसकी रचनात्मक आजादी है। अच्छा, मतलब अनुशासन ढांचा देता है। बिल्कुल, उस ढांचे के अंदर की कलाकारी और रचनात्मकता को ये आजाद छोड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरह का संतुलन है। तो अब तक हमने समझा कि इच्छा एक बीज है और अनुशासन पानी। और अनुशासन कैद नहीं, बल्कि आंतरिक आजादी है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लेखक कहता है कि इंसान वो बन जाता है जो वो बनना चाहता है। हाँ। लेकिन फिर एक चेतावनी भी दी गई है कि जीवन कोई खेल नहीं, बल्कि चेतना की एक यात्रा है। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ बाहरी सफलता पाने के बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि लेखक का मानना है कि सिर्फ बाहरी सफलता जैसे पैसा या शोहरत हमें खोखला बना सकती है, अगर हमारी आंतरिक दुनिया ठीक नहीं है तो। आंतरिक दुनिया? हाँ, और हमारी आंतरिक दुनिया हमारे विचारों से बनती है। लेख में साफ कहा गया है कि अगर हमारे विचार ईर्ष्या, क्रोध, लालच या आलस्य जैसे निचले स्तर के हैं, तो हम चाहे बाहर से कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, हमारा जीवन अंदर से एक नरक जैसा ही रहेगा। हमें कभी शांति या संतोष नहीं मिलेगा। और इसका उल्टा भी सच है कि अगर विचार ऊंचे हैं तो जीवन स्वर्ग बन सकता है। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करती हैं? ये थोड़ा ज्यादा अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट लगता है। नहीं, इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। सोचिए, दो लोग एक ही ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। बाहरी परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है। एक व्यक्ति के विचार गुस्से और झुंझुलाहट से भरे हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, अब मैं लेट हो जाऊंगा। उसके लिए वो आधा घंटा एक नरक है, उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और दूसरा व्यक्ति सोचता है, चलो मैं इस जाम को तो नहीं बदल सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों न इस समय का इस्तेमाल करूं? जैसे कि अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट सुन लेता हूँ या कल की मीटिंग के बारे में सोच लेता हूँ। उसने अपने विचारों से उसी परिस्थिति को अपने लिए एक उपयोगी या शांत पल बना लिया। वाह। बाहरी दुनिया एक ही थी, पर विचारों ने एक के लिए नरक और दूसरे के लिए एक अवसर बना दिया। यही लेख का मतलब है जब वो कहता है कि जीवन स्वर्ग या नरक हमारे अंदर ही बनता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है और ये हमें लेख के एक और अहम सवाल पे लाता है। कौन सा? लेखक पूछता है, दुनिया हमारे साथ है या खिलाफ? ये उतना जरूरी नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हम खुद अपने साथ हैं। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है, खुद अपने साथ होना? इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई लड़ाई नहीं चल रही है। हमारा सोचना, हमारा चाहना और हमारा करना, ये तीनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में? हाँ। अक्सर क्या होता है, हम चाहते तो हैं कि सुबह उठ के वर्जिश करें, हमारा दिमाग भी जानता है कि ये अच्छा है, लेकिन हमारा शरीर आलस करता है। सही है। यहाँ हम अपने ही खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अपना प्रोजेक्ट पूरा करें, लेकिन हमारा मन सोशल मीडिया पे भटकता रहता है। यहाँ हम अपने ही खिलाफ हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपनी चाहतों और अपने अनुशासन को एक सीध में ले आता है, तो वो आंतरिक रूप से एकजुट हो जाता है। और तब लेखक के अनुसार जब ऐसा होता है तो दुनिया की कोई बाहरी ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, वो लड़ाई जो उसे खुद से लड़नी पड़ रही थी। ठीक है, तो अगर हम अपने विचारों और अनुशासन से खुद पर काबू पा लें तो हम अपने अंदर की लड़ाई जी जाते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया का क्या किस्मत या भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती? इस पर लेखक का क्या कहना है? लेख यहाँ पर एक और
आप कह सकती हैं क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। आमतौर पर हम भाग्य को कोई बाहरी शक्ति मानते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हाँ, जो पहले से लिखा है। बिल्कुल, कुछ ऐसा जो पहले से लिखा जा चुका है। लेकिन लेख कहता है कि भाग्य बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर से ही जन्म लेता है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? क्या हम अपनी जिंदगी में उन चीजों के असर को नजरअंदाज नहीं कर रहे जो सच में हमारे कंट्रोल से बाहर हैं? जैसे कि कोई इंसान कहाँ पैदा हुआ, उसके सामाजिक आर्थिक हालात क्या हैं, या कोई अचानक आई बीमारी। क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से ये सब बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। लेख ये नहीं कह रहा कि बाहरी परिस्थितियों का कोई अस्तित्व नहीं है या वो मायने नहीं रखती। अच्छा, वो है और वो बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। लेकिन लेख का तर्क ये है कि हमारा भाग्य सिर्फ उन परिस्थितियों से तय नहीं होता। तो फिर किससे होता है? बल्कि इस बात से तय होता है कि हम उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। हमारा नजरिया, हमारी इच्छा शक्ति और हमारा अनुशासन, ये वो औजार हैं जिनसे हम उन बाहरी परिस्थितियों को आकार देना शुरू करते हैं। ये हमें पीड़ित की मानसिकता से निकालकर निर्माता की मानसिकता में लाता है। तो आप कह रहे हैं कि भाग्य वो नहीं जो हमारे साथ होता है, बल्कि भाग्य वो है जो हम उन चीजों के साथ करते हैं जो हमारे साथ होती हैं। बिल्कुल, हर दिन हर पल अपने चुनाव से हम अपना भाग्य लिख रहे होते हैं। कोई उदाहरण? 2 लोगों को एक ही मुश्किल चुनौती मिल सकती है। एक हार मानकर बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है, और दूसरा उस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है, अनुशासित तरीके से उसका सामना करता है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। परिस्थितियां एक थीं, लेकिन चुनाव और अनुशासन ने 2 अलग-अलग भाग्य बना दिए। हमारा भाग्य हमारी ही रचना है। तो लेख का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली आह्वान के साथ होता है। वो कहता है, अपने डर को छोड़ो, अपने संदेहों को जला दो और अपनी चाहत को इतना गहरा, इतना तीव्र बना लो कि वो तुम्हारी हर सांस में समा जाए। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। और फिर लेख एक ऐसी बात कहता है जो थोड़ी रहस्यमयी लगती है। कौन सी? वो कहता है कि जब ऐसा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उस व्यक्ति के रास्ते को साफ करने में लग जाता है। हाँ, और ये सुनने में थोड़ा जादुई या रहस्यमयी लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। वो क्या है? जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित और अनुशासित हो जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान लेजर की तरह केंद्रित हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? क्या? पहला, हम उन अवसरों को देखने लगते हैं जो पहले हमें दिखाई ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारा दिमाग अब हर जगह उसी लक्ष्य से जुड़ी चीजें खोज रहा है। इसे सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। अच्छा, और दूसरा, लोग हमारे समर्पण और हमारी गंभीरता को नोटिस करते हैं। जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने काम को लेकर कितना गंभीर है, तो वो मदद के लिए आगे आते हैं, वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। सही बात है। अच्छे लोग हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी हो। और तीसरा, जब हम लगातार अनुशासित प्रयास करते हैं, तो हम मोमेंटम या गति पैदा करते हैं। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी सफलता को जन्म देती हैं। तो जिसे हम ब्रह्मांड की मदद कह रहे हैं, वो असल में हमारी अपनी केंद्रित ऊर्जा, लोगों का बढ़ता भरोसा और हमारे ही प्रयासों से पैदा हुई गति का नतीजा है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का निचोड़ ये है कि अकेली से इच्छा शक्ति हीन है। बिल्कुल, वो एक बीज की तरह है जो जमीन पर पड़ा है लेकिन अंकुरित नहीं हो सकता। असली शक्ति तब पैदा होती है जब एक गहरी तीव्र इच्छा का मिलन अटूट अनुशासन से होता है। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी सफलता पाने का फॉर्मूला नहीं है जैसा कि हमने चर्चा की, बल्कि ये खुद को अपनी ही सीमाओं से, अपने ही आलस्य और डर से आजाद करने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की प्रक्रिया है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। हाँ, अगर ये सच है कि जब हम अपनी चाहत और अनुशासन को पूरी तरह से एक कर लेते हैं, तो बाहरी और आंतरिक दुनिया हमारे अनुकूल होने लगती है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो पहली कौन सी चीज होगी जिसे कोई व्यक्ति इस शक्तिशाली संगम से अपनी जिंदगी में हकीकत बनाना चाहेगा। सही। वो पहला कौन सा बीज होगा जिससे वो अनुशासन के पानी से सींचना शुरू करेगा।